Hello students, good morning, good afternoon. Good afternoon सरफराज, गुड आफ्टरनून. आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ सभी. गुड आफ्टरनून शिवानी, विद्या, श्लोक, सान्या. आज भाई 2020 का लास्ट डे है और कल जो है नया साल स्टार्ट होने वाला है. तो हैप्पी न्यू ईयर भी आप सब लोगों को. वैसे तो अपना कल क्लास आने वाला है, कल हम बातचीत कल भी कर सकते हैं. हिमांशु पंडित गेमिंग, जोबिया खान, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. तो लेट्स स्टार्ट बेटा. तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि अभी जो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम था, आफ्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, एक्चुअली इन द लास्ट क्लास वी वर ऑन द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड we have finished the chemical equilibrium. Today we are going to study the next part of chemical equilibrium, that is the ionic equilibrium. That is the ionic equilibrium. तो अभी आज हम ionic equilibrium करने जा रहे हैं. नेक्स्ट पार्ट कंप्लीटली कैलकुलेटिव है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन सीखनी है, पीएच निकालना सीखना है. बहुत सारी चीज़ों का थ्योरी बहुत कम है, कैलकुलेशंस ज़्यादा है, तो उन कैलकुलेशंस को अच्छे से करना है, आपने प्रैक्टिस करना है. गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून. शिवानी, प्राची, जोबिया, विधि, रेनी, जल्दी से अब आ जाओ बेटा क्लास के लिए. क्लास स्टार्ट करने वाले हैं अपने अभी. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं मीनल गुप्ता. तो देखो बेटा, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं आपका इक्विलिब्रियम का नेक्स्ट पार्ट. प्रविता, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर क्या है? वैसे तो सेकंड पार्ट है बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो बट इसको सेकंड पार्ट में डिवाइड करके छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काम किया जाता है तो ज़्यादा बेस्ट वे से होता है. तो आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर फर्स्ट बना करके हम इसको स्टडी करने जा रहे हैं. आर यू रेडी? सभी तैयार हो बेटा? कैन स्टार्ट. साक्षी, सबा, चलो बेटा चलो. आयनिक इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने जा रहे हैं. आपकी यस आ चुकी है आप लोगों की. लेट्स गो. सरफराज का आ चुका है तो अब चलना ही पड़ेगा. तो आयनिक इक्विलिब्रियम लेक्चर फर्स्ट. और सबसे पहले बेटा देखो, लेक्चर फर्स्ट के अंदर मैं आपसे पॉइंट स्टडी कर रहा हूं. ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट समझते हो? इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि वाटर में डालें अगर कोई कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, कोई भी अगर कोई चीज कंप्लीटली आयोनाइज्ड होती है तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं. ऐसा एज्यूम किया जाता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे बेटा? देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो 100% एज्यूम किए जाते हैं, 100% आयोनाइज्ड इन वाटर. 100% आयोनाइज्ड इन वाटर है. तो वाटर में कोई स्पीसीज अगर 100% आयोनाइज्ड है तो डाइल्यूट भी करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला बेटा. लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइटों पर इफेक्ट होते हैं डाइल्यूशन के, पानी मिलाने के इफेक्ट होते हैं. और इसको पहले स्टडी किया था ओस्टवाल्ड ने, इसलिए हम इसको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी स्टडी करते हैं. बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आप देखते हो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं. और जो एसिड होते हैं उनको फिर हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड. और जो बेस होते हैं उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल देते हैं. स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस. और इन्हीं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के सॉल्ट जो होते हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं. और ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं. जो जनरली हैं, जनरल कोई भी अगर आपका देखो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपको लेना है बेटा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हैलोजन वाले होंगे. और हैलोजन के साथ अगर आपका नाइट्रोजन और सल्फर हो सकता है, बट विद ओ के साथ, विद ओ, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन और सल्फर होते हैं, देन हम उसको स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में रखते हैं. एज एग्जांपल HCl, हैलोजन आ गया देखो Cl. HCl इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे देखो HNO3, N तो है लेकिन N आ गया तो ऑक्सीजन भी साथ में होना चाहिए. HNO3 कंसिडर होगा बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड. एज H2SO4, सल्फर, बट ऑक्सीजन साथ में है, सल्फर स्ट्रॉन्ग एसिड में आपका कंसिडर होगा. इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम बोलेंगे.
और अगर इसका मतलब मैं सिर्फ HCN लिख देता, कोई भी कार्बोनिक जो एसिड होता है, कार्बन वाले जो एसिड होते हैं, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेस होती है, कार्बन वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले कार्बोक्सिलिक जितना एसिड है उसको हम वीक कंसिडर करते हैं, वो कंप्लीटली आयनाइज्ड वाटर में नहीं होते हैं। इनऑर्गेनिक भी जैसे H2CO3, कार्बन के साथ इवन ऑक्सीजन भी आ जाए देन भी आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं कंसिडर करोगे। अगर मैं कह दूं HCN, देखो यहां पर मैं लिख दूं कि मैं कह दूं आपको HCN, इवन नाइट्रोजन प्रेजेंट है बेटा बट उसके साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर नहीं करोगे। HCN स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, HCN वीक एसिड है। सिमिलरली यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एसिड। सल्फर इज प्रेजेंट बट विदाउट ऑक्सीजन, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसको भी आप स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो H2CO3। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, इन बेसिक्स को बड़े अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अगर ये बेसिक ब्रेक हो गए तो फिर आगे कैलकुलेशंस तो अलग बात है, लेकिन बेसिक ही नहीं रहेगा तो कैलकुलेशन का भी हमें कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलने वाला है। H2CO3 देखो इवन कार्बन है तो कार्बन वाले तो आप कंसिडर करते नहीं हो, कार्बन वाले ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक, कार्बन के साथ इवन ऑक्सीजन है तब भी नहीं कंसिडर करोगे। मैंने यहाँ देखो हेलोजन लिखा है, नाइट्रोजन लिखा है और सल्फर, लेकिन नाइट्रोजन और सल्फर विद ऑक्सीजन लिखे हैं। इज इट क्लियर? इसी टाइप से अगर स्ट्रॉन्ग बेस जो लेते हो वो आप लेते हो फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप वाले, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। अगर हम सेकंड ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप वाले जितने भी मेटल हैं उनके बेस लेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस आएंगे, जैसे NaOH, जैसे KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं। लेकिन इसके अलावा कोई ग्रुप ले लिया, जैसे आपने किसी और ग्रुप के अंदर आपने यूज कर लिया कि सपोज अमोनिया NH4OH, अब नाइट्रोजन जो है फर्स्ट या सेकंड ग्रुप का नहीं है ये, इसलिए आप इसको स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में नहीं रखोगे बेटा। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना होगा उसी को आप स्ट्रॉन्ग साल्ट भी बोल सकते हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में साल्ट भी रख सकते हो, जैसे HCl से और NaOH, इनसे मिला के सॉल्ट बना दिया आपने NaCl। तो NaCl यू कैन कंसिडर इन द 100% आयोनाइजेशन कैटेगरी। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मे बी स्ट्रॉन्ग एसिड, may be strong base and may be salt of strong acid and strong base. Is it clear? क्लियर है बेटा ये बेसिक नॉलेज? चलें आगे। बट यहां पर जो हम स्पेशली बात करने चाह रहे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए करने जा रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब सिंपली आपने समझना है, अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर करना चाहते हैं बेटा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जो आपके पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं, पार्शियली आयनाइज्ड। तो जैसे एग्जांपल जितने फिर नीचे लिखे हैं पार्शियली आयनाइज्ड, तो पार्शियली आयनाइज्ड में भी क्या हो सकते हैं? वीक एसिड। पार्शियली आयनाइज्ड भी बेटा आपके वीक एसिड हो सकते हैं, वीक बेस हो सकते हैं, वीक बेस और साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जनरली ये वो साल्ट होते हैं जो प्रेसिपिटेट बनाते हैं, प्रेसिपिटेट बनाने वाले साल्ट इसमें आते हैं, जैसे AgCl, बेरियम सल्फेट, ये इस कैटेगरी के अंदर आएंगे बेटा। तो इनको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसिडर में करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन हम देखने जा रहे हैं। सपोज हमारे पास कोई भी ऐसी स्पीसीज है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयन देता है वाटर के अंदर बट कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता है, तो वो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करेगा बेटा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइटों के लिए एक साइंटिस्ट हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, उन्होंने बोला है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में अगर वाटर ऐड करते जाएं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हम वाटर ऐड करते जाएंगे तो उसके आयोनाइजेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब क्या बढ़ सकता है या घट सकता है। ये जो एक्सप्लेन किया था वो ओस्टवाल्ड ने किया था। कैसे किया था देखते हैं बेटा। ये देखो, सपोज एक वीक एसिड लेते हैं अपने, या कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं AB, सपोज AB एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब AB एक आपके पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो AB आपने सपोज एक्वा सॉल्यूशन में डाला इसको, तो AB ने पार्शियली आयोनाइज्ड हुआ और कुछ पार्ट इसका आयोनाइज्ड होके A पॉजिटिव एक्वस और B नेगेटिव एक्वस बना रहा है। A पॉजिटिव एक्वस एंड B नेगेटिव एक्वस बना रहा है। सपोज इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, वो सारा वैसे ही स्टार्ट करोगे। सपोज T इज इक्वल टू 0, तो सपोज आपने इसका कोफिशिएंट ले लिया 1 मोल लिया, तो ये स्टार्टिंग में 0 था, ये 0 था बेटा। अब आपने क्या किया, T टाइम के बाद सपोज इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हुआ, इसमें से कुछ अल्फा चला गया, सपोज X ले लो, अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 अल्फा चला गया, तो A पॉजिटिव बेटा अल्फा बन जाएगा और B नेगेटिव भी अल्फा बन जाएगा। अब क्या, अगर कंसंट्रेशन बनाते हो इसकी, तो कंसंट्रेशन का मतलब सपोज V वॉल्यूम है, V वॉल्यूम है,
तो सपोज डिवाइड कर लोगे, कंसंट्रेशन बन जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी, और ये अल्फा अपॉन वी। अब इफ जो 1 मोल आपने स्टार्टिंग में ए बी लिया, इफ 1 मोल ए बी इलेक्ट्रोलाइट जो स्टार्टिंग में लिया बेटा आपने, 1 मोल ऑफ ए बी इलेक्ट्रोलाइट इज डिजोल्व इन वाटर, कितना भी लिया आपने, डिजोल्व इन वी लीटर वाटर, तो सॉल्यूशन तो वी लीटर हो गया, लेकिन मोल ये हो गया। तो कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1 है, वॉल्यूम सपोज वी लीटर है, तो C की वैल्यू 1/V है, तो V की वैल्यू भी 1/C हो जाएगी। तो 1/V की जगह मैं C लिख सकता हूं, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है आपका यहीं लिख देता हूं कि, और अब देखो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी को आप C 1 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो बेटा, क्योंकि 1 अपॉन वी इज इक्वल टू C। और इस इधर भी क्या लिख सकते हो, C अल्फा, इधर भी लिख सकते हो C अल्फा। तो इसके लिए अगर हम K का वैल्यू कैलकुलेट करें, सपोज K कोई भी इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है, K इक्विलिब्रियम, तो A पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, B नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, AB। तो आप ये वैल्यू रख दो इसकी, तो C अल्फा और नीचे आ जाएगा बेटा C 1 माइनस अल्फा, एक C से C कैंसिल हो गया, तो K की वैल्यू क्या आई हमारे पास, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल एक्यूरेट फार्मूला करेंगे तो ये एक्यूरेट फार्मूला तो बेटा अभी जैसे किया था पहले वो ये वाला हो जाएगा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। इफ अल्फा इज लेस देन 10%, अगर अल्फा बहुत कम है, लेस देन 10%, तो आप एज्यूम कर सकते हैं बेटा 1 माइनस अल्फा को अप्रोक्सीमेट 1 ले सकते हैं। देन आप ये कह सकते हो कि K इज इक्वल टू आपके पास फार्मूला आ गया C अल्फा स्क्वायर, तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। K तो कांस्टेंट है, अल्फा इसका मतलब C पर डिपेंड कर रहा है, तो अल्फा किस पर डिपेंड करेगा, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट जो आ जाएगा K अपॉन C। K कांस्टेंट है तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख रहे हो आप, अंडर रूट C आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बेटा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट C। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन का अंडर रूट, मतलब जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब गाढ़ा होगा, जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, गाढ़ा होगा, तो उसका अल्फा कम होगा। अब कंसंट्रेशन गाढ़े का उल्टा क्या होता है, डेंस का उल्टा होता है बेटा डाइल्यूशन। तो और वैसे भी हमें पता है C इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट V लिख सकते हैं बेटा, अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास रिजल्ट आया है, आप देख रहे हैं, देखो मैथमेटिकली बिल्कुल क्लियरली आपको ये दिख रहा है कि जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, कितना ज्यादा डिसोसिएट होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो डाइल्यूशन पे भी डिपेंड कर रहा है, V के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। वॉल्यूम जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे अंडर रूट में, अल्फा उतना ज्यादा आपका जो है इंक्रीज होता जाएगा। इसी को बोलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो यू कैन से कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, तो आप बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, याद रखना बेटा, सीधा डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वीक होना चाहिए कोई, इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो देखते जाते वो लिखते जाओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, ये मत भूलना बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, मतलब वॉल्यूम। कंसंट्रेशन है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दोगे बेटा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब वाटर होता है, V होता है, तो अंडर रूट V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंपली अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो पार्शियली आयोनाइज्ड है, अगर वो पार्शियली आयोनाइज्ड है एक वॉल्यूम के अंदर, आप उसमें वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, एक्वस सॉल्यूशन बढ़ाते जाओ, डाइल्यूशन इंक्रीज करते जाओ, तो वो उसका जो एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर भाई? प्रवीण कोल भाई भी आ गए हैं अभी, गुड आफ्टरनून प्रवीण कोल। तो आप देख रहे हो बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन डाइल्यूशन पे भी डिपेंड कर रहा है, और स्पेशली डायरेक्ट स्टेटमेंट याद रखना है बेटा, ये पूछा जाता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, दैट इज द ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। इसी को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं हम, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, अंडर रूट, अंडर, सिर्फ V नहीं लिखना बेटा, एग्जाम में याद रखना, अंडर रूट
V लिखना है। और जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बिकॉज Ka इज इक्वल टू या K इज इक्वल टू कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कांस्टेंट जो भी आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो आ रहा है C अल्फा स्क्वायर। अगर अल्फा इज वेरी लेस, वेरी लो है, डिसोसिएशन बहुत कम होता है, C अल्फा स्क्वायर, नहीं तो 1 माइनस अल्फा और लगा देना नीचे बेटा। तो C अल्फा स्क्वायर है तो K तो कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, K पहले कंसंट्रेशन कितना था C1, पहले डिसोसिएशन कितना था अल्फा 1 का स्क्वायर, फिर क्या कितना हुआ C2, मान लो कंसंट्रेशन चेंज कर दिया आपने तो अल्फा कितना आएगा वो कैलकुलेट कर लेंगे हम। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें डिसोसिएशन पता हो। जैसे सपोज ए बी इलेक्ट्रोलाइट है और इसका मैंने कह दिया कि पहले कंसंट्रेशन जो C1 था 0.1 मोलर था और अल्फा जो था वो अल्फा था इसका 1%। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इसका कंसंट्रेशन डबल कर दूं 0.2 मोलर कर दूं तो अल्फा कितना आएगा ये निकालना है बेटा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो सिंपली अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन है देन डायरेक्ट यूज कर सकते हो 0.1, अल्फा का मतलब हो गया 0.01 का स्क्वायर इज इक्वल टू C2 0.2 और अल्फा 2 आपको निकालना है बेटा अल्फा 2। तो अल्फा 2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻⁻1, ये आ जाएगा 10⁻⁴, ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻1, ये कैंसिल हो जाएगा -1। तो अल्फा 2 का वैल्यू देखेंगे आप, अल्फा 2 कितना आया है देखो आपका बेटा, अल्फा 2 आया है 1/2 इंटू अल्फा 2 का स्क्वायर आया है, अल्फा 2 का स्क्वायर आया है 1/2 इंटू, तो कैलकुलेशन दिखने में आसान लगती है लेकिन करोगे तब पता चलेगा आपको कि कुछ भी मिस्टेक हो सकती है, मैनुअल एरर हो सकती है। 1/2 तो अल्फा अगर 2 की वैल्यू निकालोगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा 1/√2 और ये इसका अंडर रूट में सोल्व ही कर लूंगा 10⁻⁻2। 1/√2 की वैल्यू 1.4 होती है तो इसको आप सोल्व करोगे तो 10, तो ये पॉइंट कुछ आ जाएगा बेटा 10/14 10⁻12 10/14 10 मान लो 10 से इंटू कर दूं, 10 से डिवाइड तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, तो उससे हम इसको लिख सकते हैं 100/14 इंटू 10⁻3। तो आपका अल्फा जो आ रहा है 100 इंटू 10⁻3 आ रहा है, तो परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज में बेटा फिर अगेन 100 से आप मल्टीप्लाई कर देना तो परसेंटेज आ जाएगी इतनी। तो परसेंटेज में तो ये तो माइनस हो जाएगा 10⁻1 हो गया, 14 को इधर कर लेना कि अप्रोक्सीमेट देखो कितना आ जाएगा 15 5 जा 75 होता है 14 अप्रोक्सीमेट 100 से डिवाइड करो 50/7 7 7 जा 49 तो अप्रोक्सीमेट 7 आ गया। तो क्या आंसर आया देखो 7 इंटू 10⁻⁻1 तो मतलब 0.7%। तो पहले देखो कितना था बेटा आपका, पहले था 1%, अब कितना हो गया 0.7%। इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने से ये क्लियर हो रहा है बेटा, कंसंट्रेशन बढ़ाने से, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो अल्फा कम होगा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब है वॉल्यूम कम किया है, और अगर कंसंट्रेशन कम करते तो अल्फा बढ़ता। आई थिंक एवरीथिंग इज वेरी क्लियर कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, पहली बात डाइल्यूशन करोगे तो उसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा क्या बढ़ेगा परसेंटेज है, बी केयरफुल इन कैलकुलेशन। C1 अल्फा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर लिखना है बेटा आपको, C1 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 स्क्वायर। क्लियर, चलें आगे बेटा। Is everyone able to understand? Is it okay? यस बेटा। तो अब इसको करने से पहले हम थोड़ा सा एसिड बेस का थ्योरी समझ लेते हैं। एसिड बेस का डेफिनेशन डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वे से दिया है। इसमें पहला साइंटिस्ट है आर्रेनियस, जिसको बाय डिफॉल्ट आप हमेशा यूज करते रहते हो बेटा, आर्रेनियस कॉन्सेप्ट। आर्रेनियस सिंपली कहता है किसी चीज को वाटर में आप डिजोल्व करो, अगर कोई भी सब्सटेंस वाटर में H पॉजिटिव आयन देता है तो इट मींस पर वाटर मस्ट है इसके अंदर, H प्लस आयन देता है वाटर में देन उसको एसिड बोलोगे, अगर वो OH नेगेटिव आयन देता है तो उसको आप बेस बोलोगे, वेरी सिंपल। तो ये जो थ्योरी है ये थ्योरी है आपका आर्रेनियस का। आर्रेनियस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी स्पीसीज H पॉजिटिव आयन देती है इन द वाटर, दैट इज द मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है वाटर में, दैट इज द एसिड,
और अगर OH नेगेटिव आयन का करती है तो बेस सिंपली, मान लो मैंने वाटर लिया, देखो बेटा मैंने HCl लिया और HCl को वाटर में डाल दिया, तो वाटर में जाकर के डिसोसिएट होगा, 100% आयनाइज्ड है तो H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इसका मतलब ये एसिड है। ऐसे ही मैंने क्या दिया, NaOH लिया, तो ये भी 100% आयोनाइज्ड होता है, तो ये भी जा करके वाटर के अंदर OH आयन नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इसका मतलब ये बेस है। तो और एसिड हुआ, ये बेस ही हुआ। वेरी सिंपल सी बात है, मैं आपसे बस सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एसिड और बेस मिल करके क्या बनाएंगे। देखो बेटा मेरा क्वेश्चन यहां है, ऊपर वाली बच्चे सारे बच्चे जानते हैं, HCl प्लस NaOH में मिला करके बनाओगे तो NaCl प्लस HaOH बनेगा। HOH मतलब वाटर बनेगा बेटा, वाटर बनेगा। तो वाटर बनाने में आप देखेंगे, वाटर बनाने में H जो आया है वो एसिड से आया है, फ्रॉम एसिड, और OH नेगेटिव जो आया है वो फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस। तो जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है, सॉल्ट तो बनता ही बनता है, छोटी क्लासेस में आप सॉल्ट पर फोकस करते थे, बट अब यहां क्या करेंगे, एसिड और बेस में H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयन ऑफ बेस टू फॉर्म वाटर, और वाटर ऑलवेज न्यूट्रल होता है, दैट वाइज दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ये जो प्रोसेस होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन होगा। तो न्यूट्रलाइजेशन का अब आगे आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो आप ये मत बोलना एसिड बेस रिएक्ट विद टुगेदर टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, आप रीजन बताना, आप ऐसे बोलना H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड and OH negative ion of any base react together to form water which is neutral. So this is process is known as neutralization process. इस process को neutralization बोलते हैं, because it is not must, it is not always कि जो भी सॉल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते, सॉल्ट डिफरेंट टाइप के होते हैं बेटा। सॉल्ट के सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, सॉल्ट न्यूट्रल नहीं होते, बट वाटर न्यूट्रल होता है। दैट्स वाई व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस अगर आपका क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द neutralization process according to Arrhenius, then you can say formation of water from acid and base, formation of water from acid and base कैसे, H positive ion of acid react with OH negative ion of base to form water, that is the neutralization process। तो जो भी थ्योरी हो आपके सामने, उस थ्योरी में आपने यही चीज ध्यान रखनी है बेटा कि एसिड कौन है, बेस कौन है और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो आर्हेनियस ने तो सिंपली ये थ्योरी दिया था, वाटर के अंदर हम इस तरह देखते हैं। इसमें आप ध्यान रख सकते हो कि एक्चुअली क्या है कि वाटर में अगर कोई एसिड H पॉजिटिव आयन देता है तो H पॉजिटिव आयन अकेला नहीं रह सकता, इसलिए वो वाटर बहुत सारा है उसके अंदर, तो वाटर के साथ 1 मॉलिक्यूल, या वाटर के साथ 2 मॉलिक्यूल, या वाटर के साथ 3 मॉलिक्यूल, या वाटर के साथ 4 मॉलिक्यूल उसको जो है स्टेबलाइज करते रहते हैं। बेयर प्रोटोन इज नॉट एग्जिस्ट, लिख देते हैं H पॉजिटिव प्रोटोन है, प्रोटोन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता बेटा, इसलिए आपका एग्जिस्टेंस किस फॉर्म में हो सकता है H पॉजिटिव का, मेनली आप ये लिखते हो H3O पॉजिटिव, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो किसी जगह अगर H3O पॉजिटिव भी लिखा हो तो इट मींस H पॉजिटिव ही है बेटा, हाइड्रोनियम आयन। इज इट क्लियर? या वो ऐसे पूछ ले कि H पॉजिटिव आयन कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म, ऐड करते जाओ, देखो H5O पॉजिटिव, H7O पॉजिटिव, ये सारी एग्जिस्टेंस हो सकती है बेटा, H9O पॉजिटिव। तो H प्लस आयन एग्जिस्ट, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। जनरली हम ये लिखा हुआ देखते हैं हाइड्रोनियम आयन, तो इसका मतलब ये H पॉजिटिव आयन को ही कंसिडर करते हैं बेटा। तो ये क्वेश्चन भी कुछ टाइम पूछे गए हैं कि H पॉजिटिव आयन क्या एग्जिस्ट रहेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में? नो, वो आपका वाटर के साथ 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, ये आपके उसके साथ अटैच होकर के मिल सकते हैं। फिर बेटा एक दूसरी थ्योरी दी गई आर्हेनियस थ्योरी के बाद, जिनमें अगर मान लो आर्हेनियस थ्योरी का प्रॉब्लम क्या था, आर्हेनियस थ्योरी का प्रॉब्लम पहला तो ये था कि वाटर लेंगे तभी डिसाइड करेंगे, हम वाटर लेंगे तभी डिसाइड करेंगे कि भाई कोई एसिड है या बेस है। तो इसलिए क्या इस थ्योरी में वाटर को हटा दिया गया। एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा ये, इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत यूज होता है ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। वो कहता है एसिड बेस देखने के लिए आपको वाटर का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 2 स्पीसीज की रिएक्शन करा के देखो, एक स्पीसीज प्रोटॉन को डोनेट करेगी, प्रोटॉन डोनर होगी, और दूसरी प्रोटॉन एक्सेप्टर होगी। तो जो भी सब्सटेंस आपका, कोई भी सब्सटेंस, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो वो हमारा एसिड है। प्रोटॉन डोनर स्पीसीज एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस है। ये कमाल की थ्योरी है बेटा ये। इस थ्योरी से आप
बहुत, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन HCl और H2SO4 में कंपैरिजन आ जाए तो फिर हमारी आरएनएस काम नहीं आ सकती बेटा। फिर हमें क्या है, आपस में रिएक्शन करा के देखना पड़ेगा, जैसे ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट से हमें देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो प्रोटॉन डोनर आपके एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर आपके बेस हैं, प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा कि फिर न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तो आप बोलोगे न्यूट्रलाइजेशन है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट जो एसिड और बेस पेयर हैं, CABP बोलेंगे बेटा, CABP कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का फॉर्मेशन न्यूट्रलाइजेशन है। अब पॉइंट आता है कॉन्जुगेट्स क्या होते हैं। कॉन्जुगेट्स पेयर का मतलब क्या होता है, CABP का मतलब क्या होता है, कोई भी स्पीसीज का पेयर, ए पेयर विच डिफर बाय वन प्रोटोन, विच डिफर बाय वन प्रोटोन। अगर वन प्रोटोन से कोई भी पेयर डिफर है तो उसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। जैसे आप ऊपर वाले एग्जांपल में देखोगे HCl और Cl नेगेटिव, HCl और Cl नेगेटिव का जो पेयर है ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। इसमें जिसमें H ज्यादा होंगे वो एसिड होगा और जिसमें H कम होंगे वो कॉन्जुगेट बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस। दूसरा एग्जांपल देखो, ये NH3 और NH4 पॉजिटिव में, तो NH3 पर प्रोटॉन का एक का ही फर्क होना चाहिए बेटा, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। प्रोटॉन का जो फर्क है, डिफरेंस जो है प्रोटॉन का, वो ओनली वन प्रोटॉन का फर्क होना चाहिए, दो का नहीं। और वन प्रोटॉन के फर्क वाला जो स्पीसीज का पेयर होगा दैट इज नोन एज CABP कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और उसमें जिसमें H ज्यादा दे दें वो समझ लेना कि एसिड होगा और जिसमें H कम होगा वो बेस होगा। इन दोनों में देखो, इस एग्जांपल में NH3 और NH4 पॉजिटिव वाले एग्जांपल में यू कैन सी हियर व्हाट इज द डिफरेंस। यहां पर हाइड्रोजन कम है अमोनिया में, इसलिए ये आपका बेस हो गया, और जिसमें H ज्यादा है इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, कॉन्जुगेट एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो होता है उसका बनना आपका न्यूट्रलाइजेशन है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। क्लियर बेटा। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होता है, इसमें एक प्रोटॉन का फर्क होता है, और ये सब पेयर जो होता है वो CABP है। जिसमें H ज्यादा होते हैं वो आपका होगा एसिड, जिसमें H कम होंगे वो आपका होगा बेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से करना है। जैसे देखो आप बेंजीन का, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ ले जाता हूं, बेंजीन का आप नाइट्रेशन करते हो, एग्जांपल देखो, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। बेंजीन में नाइट्रेशन करते हो तो होता क्या है, आप किससे रिएक्शन करवाते हो बेटा, HNO3 से। लेकिन कभी ध्यान दिया, HNO3 से करवाते हो लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4, और फिर आप H हटा के NO2 लगा देते हो। H हटा के NO2 बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। तो ये नाइट्रो ग्रुप बनता कैसे है, ये जो बनता है बेटा ये इस रिएजेंट की रिएक्शन है। तो रिएक्शन ऑफ रिएजेंट कंसीडर करो, रिएक्शन ऑफ रिएजेंट। इस रिएजेंट में आप रिएक्शन कराओगे तो HNO3 रिएक्ट कर रहा है बेटा H2SO4 के साथ। अब देखो दोनों ही एसिड, आपने तो दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़े हुए हैं पहले, लेकिन अब डिसाइड होगा कि एक्चुअल में इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है और वीक कौन है। तो जब रिएक्शन की गई तो पता लगा कि ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन थी, और इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन में H2SO4 ने H डोनेट किया, H डोनर हुआ, ये H डोनर हुआ, और ये H जो हुआ आपका एक्सेप्टर हुआ। तो H लिया उसने और H लेके H2NO3 पॉजिटिव बना दिया, और इधर HSO4 नेगेटिव बन गया। ये रिएक्शन हुई। अब बेटा जब ये रिएक्शन हुई तो इसको एक्चुअल में देखा जाए तो ये रिएक्शन ऐसे हुई। मैं इसकी स्ट्रक्चर को अगर ओपन करता तो HONO3 को ऐसे लिख सकता हूं, HONO2 लिख सकते हैं बेटा। H2SO4 को ऐसे लिख सकते हैं इजी समझने के लिए, HSO4। इधर से क्या हुआ, ये H पॉजिटिव इसके लोन पेयर के साथ जाके अटैच कर गया, अट्रैक्ट हुआ है, अट्रैक्ट हुआ तो ये जाकर के बना HOH पॉजिटिव, HO पॉजिटिव में, और इधर NO2 रह गया, और प्लस उधर रह गया आपका HSO4 नेगेटिव। तो यहां पर आप देखोगे H एक्सेप्टर है तो आपके पास ये पेयर बन रहा है, देखो
H एक्सेप्टर है, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड यहां पर एसिड नहीं है, नाइट्रिक एसिड एक्सेप्टर है। इसका मतलब ये ब्रोंस्टेड नाइट्रिक एसिड इस रिएक्शन में काम कर रहा है ब्रोंस्टेड बेस की तरह, और H2SO4 काम कर रहा है ब्रोंस्टेड एसिड की तरह, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह काम कर रहा है। और जैसे ये बनेगा तो H2O एक गुड लिविंग ग्रुप है, ये छोड़ देगा। H2 एक स्टेबल चीज है, इसलिए बोलते हैं लिविंग ग्रुप, लेकिन गुड बेटर है, लिविंग गुड लिविंग ग्रुप, इसको छोड़ के चला जाएगा तो वाटर यहां से रिलीज हो जाएगा, तो रिलीज होने के बाद पॉजिटिव चार्ज NO2 पे रह जाएगा और ये नाइट्रोनियम आयन बनेगा, और ये नाइट्रोनियम आयन बेंजीन पे जाके अटैक करेगा और H को रिप्लेस करेगा। तो नाइट्रिक एसिड और H2SO4 में इवन दोनों एसिड थे, फिर भी यहां ये पता चला कि व्हाट इज द HNO3 act as, क्वेश्चन ऐसे आ जाए, HNO3 act as, not act as acid, HNO3 is acid but in this reaction it cannot act as acid, आंसर होगा it can act as Bronsted base, that's why it is producer of nitronium ion, जो नाइट्रोनियम आयन बना है NO2 बना है। तो कहां देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जाकर के फिजिकल केमिस्ट्री वाला आप इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी जगह आने वाला है ये कॉन्सेप्ट, तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। तो इस ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन देता है एसिड, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस। लेकिन बेटा जब ये थ्योरी भी कंसिडर की गई तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी तो एक चीज क्लियर है कि अगर H पॉजिटिव होगा या देने के लिए तभी तो हम एसिड बोलेंगे, या लेगा तभी बेस बोलेंगे। अगर H पॉजिटिव है ही नहीं किसी के पास, ऐसे केसेस भी बहुत सारे होते हैं जब किसी के पास H पॉजिटिव ही नहीं होता है, देन हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसको बताने के लिए एक नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिनको बोलते हैं लेइस। उन्होंने अपना जो थ्योरी दिया वो लेइस एसिड बेस थ्योरी दिया। एक चीज और यहां पर कि हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी हाइड्राइड है, कोई भी, ये क्वेश्चन बहुत आएगा आपका, कोई भी हाइड्राइड है, अगर किसी भी हाइड्राइड में लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जाओगे तो पहले पीरियोडिक टेबल में बताया था एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आओगे तो बेटा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, दोनों ही साइड एसिडिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। और जो कॉन्जुगेट के होते हैं और उसके कॉन्जुगेट, जैसे कोई एसिड है या कोई बेस है, बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि जैसे CH4 है, NH3 है, H2O है, ये कार्बन पीरियोडिक टेबल में, नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन। अगर मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो इनका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि सर अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा, इधर से इधर जाऊंगा तो इनका बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेफ्ट चलूंगा तो बेसिक बढ़ेगा ना बेटा। जो इनका बेसिक कैरेक्टर होगा वही इनके कॉन्जुगेट का होगा। अगर कॉन्जुगेट का भी आ जाए बेटा वही आंसर दे देना, जैसे CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, F नेगेटिव का भी इधर ही बेसिक कैरेक्टर दोनों के लिए, बिकॉज CH4 और CH3 एक प्रोटॉन का फर्क है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हैं। तो किसी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड और उसके कॉन्जुगेट का ऑर्डर सेम होता है, चाहे एसिडिक ऑर्डर चेक कर लो चाहे बेसिक ऑर्डर चेक कर लो। जैसे ऊपर से नीचे देखोगे HF, HCl, HBr, HI, तो इनका ऊपर से नीचे देखो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इनका भी, इसके जो कॉन्जुगेट होंगे उनका भी एसिडिक कैरेक्टर ऐसे ही बढ़ेगा। ऊपर से नीचे भी देखोगे तो F नेगेटिव, फिर Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, इनके भी वही आएंगे जो उसका ऊपर वाले का ऑर्डर है। तो बेसिक कैरेक्टर देखो मैं, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर, तो इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर सपोज मैंने ये दे दिए HF HCl में, तो HF से ज्यादा, HF का सबसे ज्यादा, फिर HCl का, फिर HBr का, फिर डिक्रीजिंग हो गया, इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग लिख दिया मैंने, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर ये आ गया, HF सबसे ज्यादा, HCl, फिर HBr, HI। तो जो इनका ऑर्डर आएगा बेटा कॉन्जुगेट का भी वही आएगा, कॉन्जुगेट का भी वही ऑर्डर रखना है। क्लियर? काफी इंपॉर्टेंट है, जो दो चार चीजें बताई हैं बेटा वो काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं कि ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अंदर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब वन प्रोटॉन का फर्क होना चाहिए, और जो ऑर्डर उनके एसिड या बेस, बेसिक जो भी ऑर्डर आएगा उनके कॉन्जुगेट का भी वही ऑर्डर आपने लिखना है। इज इट क्लियर? चलो आगे, ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखो, फिर जिसमें H नहीं हो, H नहीं हो तो उसके लिए हम एक और साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं,
तो साक्षी और निखिल, अंशिका का यस आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा कि लोइस कंसेप्ट कहता है कि मान लो किसी के पास एच है ही नहीं, तब भी आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन एसिड है कौन बेस है। इसने इसके लिए बेस बनाया पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, किसी को देता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, तो इसका मतलब वो बेस उल्टा है, H पॉजिटिव से उल्टा है। H पॉजिटिव डोनेट करता था तो एसिड, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन पेयर, लेकिन पेयर याद रखना बेटा, पेयर में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो उसको बेस बोलते हैं, और कोई एक्सेप्ट करता है पेयर तो उसको हम एसिड बोलते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। जैसे एग्जांपल देख रहे हो आप NH3 BF3 के साथ, तो NH3 नाइट्रोजन का लोन पेयर दे देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो ऐसे केसेस में यहां पर हमारे पास जो दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं, डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं बेटा, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर, या ये बेस हो गया अमोनिया पहले वाले केस में, और एसिड हो गया BF3। तो डेटिव या कोऑर्डिनेट बॉन्ड का बनना न्यूट्रलाइजेशन है। इस प्रोसेस में फिर न्यूट्रलाइजेशन किसको बोलता है, देखो न्यूट्रलाइजेशन बोलता है, कहता है जो आपका डेटिव बॉन्ड बनता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसको अडक्ट बोलते हैं। अडक्ट ऐड होने से बन रहा है, दैट्स वाई जो प्रोडक्ट होंगे ये वाले इनको अडक्ट बोला जाता है। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, अडक्ट बोलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट या डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का दूसरा नाम है बेटा डेटिव बॉन्ड, डेटिव और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का मतलब है डेटिव बॉन्ड का बनना या कोऑर्डिनेट का बॉन्ड का बनना। बी केयरफुल, आपसे एग्जाम में जिस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी चीज का बिहेव पूछेगा उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग उसका आंसर देना है। मतलब एक थ्योरी के अंदर कोई आंसर आ सकता है, दूसरी थ्योरी के अंदर किसी चीज का कोई आंसर आ सकता है। इसको देखने के लिए एक देखो बड़ा प्यारा सा एग्जांपल उठा रहा हूं मैं कि सपोज मेरे पास है कार्बोनेट आयन, CO3 2 नेगेटिव आयन। मुझे बताना है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी ये क्या है। पहला पार्ट एसिड है, बेस है, ये सॉल्ट है, और इसी कार्बोनेट आयन को बेटा मुझे बनाना है अकॉर्डिंग टू लेइस थ्योरी ये क्या है। दोनों थ्योरी के अकॉर्डिंग मुझे इसकी नेचर बतानी। तो मैंने क्या बताया कि बी केयरफुल, हर एक थ्योरी आपकी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। कि सपोज आप कार्बोनेट का एग्जांपल ले रहे हो तो देखो कार्बोनेट के पास H नहीं है तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर हो सकता, प्रोटोन एक्सेप्टर। अगर बेटा ये प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ये प्रोटोन किसी से ले सकता है H पॉजिटिव और लेके अपना कॉन्जुगेट बना सकता है HCO3 2 नेगेटिव। तो फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग आप देखो, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग कार्बोनेट एक प्रोटोन एक्सेप्टर है, दैट्स वाई हम बोलेंगे प्रोटोन एक्सेप्टर है तो ये ब्रोंस्टेड एसिड है। और आरएनएस के अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है, कार्बोनेट आरएनएस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है, ना H देगा ना OH देगा वाटर में, तो ब्रोंस्टेड एसिड है। बट अगर सेकंड के अकॉर्डिंग देखें, मैंने क्या बोला था, बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है। दिमाग जो है ना पूरा खोलना पड़ता है, ओपन करना पड़ता है चीजों को सोचने के लिए। अगर कार्बोनेट है, मुझे लीच थ्योरी के अकॉर्डिंग सोचना है, तो लीच थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ होगा CO2 का और प्लस O2 नेगेटिव का। और हुआ क्या होगा, CO2 और O2 नेगेटिव में जो हुआ होगा वो कुछ ऐसे हुआ होगा, CO2 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्साइड जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, इसने ये इलेक्ट्रॉन इधर लिए होंगे और इसने ये इलेक्ट्रॉन इसको देके बॉन्ड बनाया होगा। इस रीजन से हम इसको ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये CO नेगेटिव और डबल बॉन्ड O और ये डेटिव बॉन्ड O वाला रहा होगा तो माइनस नेगेटिव चार्ज आया होगा,
और बनने के बाद कोई फर्क नहीं होता, ना तो डेटिव बॉन्ड में ना कोऑर्डिनेट में, तो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम जनरली ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोनेट में ओ नेगेटिव और एक डबल बॉन्ड O है, और उसका आप केमिकल बॉन्डिंग में चले जाओ, आप अगर बनाओगे तो आप ये बोल सकते हो ना कि सर ये जो ऑक्सीजन है आप इसको ऐसे बना सकते हो, कार्बोनेट CO3। तो पहले का आंसर आंशिका सकलानी ने आंसर दिया है ब्रोंस्टेड बेस नहीं होगा सर। ब्रोंस्टेड बेस का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन, मैंने क्या लिखा, एसिड लिखा है क्या? प्रोटॉन गलत लिख दिया मैंने, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ये, तो ब्रोंस्टेड बेस होगा बिल्कुल अंशिका, ब्रोंस्टेड बेस होगा। मैंने गलत लिखा था, ब्रोंस्टेड प्रोटॉन डोनर होगा ना, ब्रोंस्टेड एसिड। प्रोटॉन डोनर एसिड है, ये एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर है तो ब्रोंस्टेड बेस हुआ। लेकिन ये देखो एक गुगली सी एग्जामिनर ने फेंक दिया आपके लिए कि कार्बोनेट क्या है लीस थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब लीस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो कार्बोनेट CO2 और O2 नेगेटिव से बना हुआ है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो O2 लेस लोन पेयर दे रहा है, बेस है, ऑक्साइड जो है वो लेस बेस है, ऑक्साइड लेस बेस है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लेस एसिड हो गया बेटा। ये तो देखो अगर एग्जाम में आ जाए CO2 लेस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, लेस एसिड हो गया, लेस एसिड लेस बेस, और कार्बोनेट क्या हो गया, दोनों का अडेक्ट, दोनों का अडेक्ट हो गया। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, लेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका कार्बोनेट है वो अडेक्ट है, दूसरे का आंसर आएगा अडेक्ट, ना एसिड है ना बेस है, सॉल्ट है, एसिड और बेस का मिक्सचर है। ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन देगा बेटा एग्जामिनर। जितना इजी कंसेप्ट, जितना इजी लगता है थ्योरी, इसका मतलब उसका क्वेश्चन आ जाए तो उसको बेटा ध्यान से करना है। तो कार्बोनेट आयन अकॉर्डिंग टू लेइस थ्योरी इज अडेक्ट, एंड कार्बोनेट आयन अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी इज ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस, लेइस के अकॉर्डिंग अडेक्ट। लेइस के अकॉर्डिंग इसके अंदर लेइस का एसिड भी है, लेइस का बेस भी है, CO2 इज द लेइस एसिड एंड O2 लेइस बेस। तो जितने क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान से करना है बेटा। जैसे मैं आपके ये कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं कि विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट, विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन आपके लिए विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। मैंने आपको देखो H3PO4 ये आज नहीं बताया लेकिन पहले बता रखा है मैंने एक बार। H3PO4 फॉस्फोरस वाले केस में ऑक्सीजन को देख के एन फैक्टर निकाला जाता है तो, और एक कम किया जाता है, तो इसका मतलब इसका 3 आ जाएगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, यहां ऑक्सीजन 3 है तो 2 आ जाएगा। तो पहला तो बेटा गलत हो गया। दूसरा देखो H3PO4 में 3 और H3PO3 में 3, इसका मतलब यहां भी गलत लग रहा है। अब यहां और यहां सही लग रहा है, 3N2 3N2, बट पॉइंट ये है फिर यहां देखो, तो मैंने आपको यह भी बताया था बेटा एसिड हो तो उसके लिए बेसिसिटी वर्ड यूज किया जाता है, एसिड के लिए बेसिसिटी, ये एसिड है तो एसिड के लिए बिकॉज ये H बेस के काम आने वाले हैं तो एसिड है तो बेसिसिटी वर्ड यूज होगा, इसलिए बिल्कुल सही है समीर, शिवानी, जोबिया, बिल्कुल सही आंसर है आपका कि एन फैक्टर H3PO4 का 3 एंड H3PO का 2, बट बिकॉज दीज आर द एसिड्स सो दीज एन फैक्टर आर कंसिडर्ड एज बेसिसिटी ऑफ एसिड। डी आंसर आएगा आपका इस क्वेश्चन का। ये प्रॉब्लम देखो आपके सामने, एक रिएक्शन लिखी है मैंने, द ब्रोंस्टेड बेस आर। इस रिएक्शन में ब्रोंस्टेड बेस क्या है बताएंगे बेटा, जल्दी से, थोड़ा जल्दी आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या दे सकते हैं। रिएक्शन आपके सामने है, ब्रोंस्टेड बेस आर। इस रिएक्शन में ब्रोंस्टेड बेस ढूंढना है हमको, कौन सा रिएक्शन हम ले सकते हैं। ब्रोंस्टेड बेस, ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा इस रिएक्शंस में, कौन सा आंसर देंगे। ब्रोंस्टेड बेस में क्या आंसर होगा, जल्दी से जल्दी देखते हैं कौन आंसर दे रहा है भाई इसका, जल्दी। क्या बात, मैसेज रुक गया मेरे पास, मैसेज तुम लोगों ने कर दिया। निखिल का आ गया आंसर ए, दीपांशु ए, अंशिका ए, यशा का ए, साक्षी का ए। तो देखते हैं बेटा, देखो पहला, देखो पहला कंपैरिजन करोगे H2C2O4 इसके साथ, अगर इसके साथ करोगे तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो गया जिसमें H ज्यादा वो एसिड, इसका मतलब ये इसका कॉन्जुगेट बेस। तो एक तो क्लियर हो गया, ये आ गया कॉन्जुगेट बेस। अब देखो आप फॉस्फोरस वालों में ये और ये,
इसमें जिसमें H ज्यादा और एक H का फर्क है तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और HPO4 में ज्यादा है तो ये एसिड और ये बेस आ गया, तो PO4 3 नेगेटिव एंड C2O4 2 नेगेटिव। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने बेटा, वेरी गुड। जिन लोगों ने ए दिया है बिल्कुल सही, शिवानी ने दे करके मिटा दिया है मैसेज, क्योंकि उसको लग गया कि मेरा आंसर गलत जाने वाला है। तो किसी भी क्वेश्चंस को आसान नहीं समझना, पूरा कंसेप्ट लगा करके, पूरा एफर्ट लगा करके, पूरा नॉलेज लगा करके सोल्व करना है बेटा। अदरवाइज ऐसा ही एग्जाम में हो सकता है, ऐसा ही एग्जाम में हो सकता है हमारे साथ, गलत टिक करके आ सकते हैं हम इजी से क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखें आप, द स्ट्रोंगेस्ट बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज, स्ट्रोंगेस्ट बेस ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज, स्ट्रोंगेस्ट बेस बताना है बेटा आपको। तो देखो आप इसके कॉन्जुगेट बना लो, पहले कॉन्जुगेट का ऑर्डर पता करो, जैसे NH3, तो उससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। H2O, ये OH नेगेटिव और ये HS नेगेटिव। अब हमें इसमें क्या पता करना है बेटा, स्ट्रोंगेस्ट बेस, स्ट्रोंगेस्ट बेस कौन सा है इसके अंदर पता करना है। तो देखो NH3 और H2O, भाई ये जो होते हैं आपके स्ट्रोंगेस्ट बेस का मतलब है प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये दोनों न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से ज्यादा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने का पावर इन दोनों के अंदर है, तो ये न्यूट्रल है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला जो है इसके पास मोर इज टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो ये उनके कंपैरिजन में इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए इन दोनों से, तो इन दोनों को छोड़ दो। अब रह गए ये दोनों। अब आपको OH नेगेटिव और HS नेगेटिव वाले जो हैं, तो इसमें देखो OH नेगेटिव में O से H, पीरियोडिक टेबल आ रहा है, देखो पीरियोडिक टेबल में O से नीचे सल्फर होता है, तो ऊपर से नीचे जाओगे हाइड्राइड ही तो है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक करेगा तो बेसिक कम होगा, एसिडिक बढ़ेगा तो ये मोर एसिडिक, ये मेंटल एबिलिटी टाइप क्वेश्चन होते हैं ये, इसका मतलब ये लेस एसिडिक। अब ऊपर वाला, और एग्जाम में इतना बहुत होता है, एग्जाम में दिमाग घुमाने के लिए, OH और HS में हमेशा ध्यान रखना, जहां भी O और S आ जाए ना, तो जो सल्फर वाला होता है वो ज्यादा एसिडिक मतलब लेस बेसिक होता है, इसलिए आप ऑक्सीजन वाला जो होगा हमेशा ज्यादा बेसिक होगा, याद रखना ये हमेशा। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन हमेशा मोर बेसिक और सल्फर हमेशा लेस बेसिक, ये बेसिक की बजाय न्यूक्लियोफाइलिक ज्यादा होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक, बट ये बात आगे ऑर्गेनिक में बताऊंगा, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है। तो ऑक्सीजन और सल्फर में हमेशा ऑक्सीजन मोर बेसिक, तो आंसर आ जाएगा बेटा C, D नहीं आएगा बेटा। गुंजन D दिया है, हिमांशु D दिया है, D नहीं। जब कभी भी आ जाए, जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि H2O और H2S में एसिडिक कौन होगा ज्यादा, तो आप हाइड्राइड देख रहे हैं, देखो ये हाइड्राइड, ये हाइड्राइड है, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो हाइड्राइडों का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, इसका मतलब H2S S वाला ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक होता है तो लेस बेसिक होता है, इसका मतलब ज्यादा बेसिक ऑक्सीजन वाला हो गया। हमेशा याद रखना ऑक्सीजन और सल्फर में, ऑक्सीजन, समीर ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑक्सीजन और सल्फर में जो होगा ऑक्सीजन वाला हमेशा ज्यादा बेसिक होगा। ऑक्साइड और सल्फाइड, ये क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ऑक्सीजन और सल्फर में ऑक्सीजन ज्यादा बेसिक होगा हमेशा सल्फर से, क्योंकि बॉन्ड डिस्टेंस भी HS में ज्यादा होती है, वहां से H जल्दी टूट सकता है, तो S वाला ज्यादा एसिडिक होता है, ऑक्सीजन वाला ज्यादा बेसिक होता है। क्लियर? इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेइस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेइस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेइस एसिड, कौन सा इसमें लेइस एसिड नहीं है। तो लेइस एसिड होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो लेइस एसिड। देखो पॉजिटिव वाला है वो तो एक्सेप्टर है ही, पॉजिटिव वाला, तो कौन सा आंसर देंगे, जैसे CO, वेरी गुड निखिल किशोर, CO क्या होता है,
कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी होगी। ये कार्बन डोनेट करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन या कार्बन, CO डोनेट करता है, इसलिए ये लुईस एसिड नहीं है, ये लुईस बेस है बेटा, ये लुईस बेस है। बाकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, थर्ड ग्रुप का है ये वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए तो ये बनाता है SiCl4 जो है, फिर 2 Cl से और अटैच होकर के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके SiCl6 नेगेटिव बनाता है। इसका मतलब ये अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट अपने वैकेंट ऑर्बिटल में ले सकता है, इसलिए ये तो लुईस एसिड है। SO3 वैकेंट डी ऑर्बिटल, सेम रीजन, SO3 भी लुईस एसिड है। और जिंक तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली एक्सेप्ट कर ही सकता है, लेकिन ये जो है ये लुईस एसिड नहीं है। आंसर आ जाएगा CO। बहुत जगह पढ़ते भी हो आप, सीधा भी नॉलेज लगाओगे तब भी आपके काम आ जाएगा ये बेटा, सीधा नॉलेज भी आप यूज कर सकते हो। इसके बाद बेटा आते हैं, ये कुछ हमने थ्योरी जनरल पढ़ी, तो अल्टीमेटली अब हमारा सारा फोकस कहां रहने वाला है? अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वाटर। वाटर के अंदर किसी भी चीज को अब डालेंगे हम, मतलब आरएनएस को अब कंसिडर करके चलेंगे। वाटर में किसी भी चीज को डालेंगे तो वो H+ आयन बढ़ा रहा है तो कितना बढ़ा रहा है, मतलब कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं हम pH का। तो वाटर के अंदर करने से पहले वाटर को अच्छे से समझ लो बेटा। वाटर एक खुद भी जो होता है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वाटर जो है एक वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, नॉट ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट, वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसलिए H2 को डिसोसिएट करते हो तो बहुत कम H पॉजिटिव आयन या OH आयन बनाता है। अब K = H पॉजिटिव OH नेगेटिव H2 हो जाएगा, तो ये नेग्लिजिबल वैल्यू है H और OH की, बहुत कम है, तो हम H2O को अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट मान लेते हैं। तो K और H2O ये इन दोनों का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट आ जाएगा। अगर ये कांस्टेंट है तो ये जो कांस्टेंट है तो H और OH आयन भी कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट वैल्यू को KW बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो एक्चुअल में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिख तो ये रहा है आपको, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H और OH आयन, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन ये है बेटा, KW = K डिसोसिएशन वाटर का इनटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अगर कैलकुलेट करना हो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो पहला तो ये चीज, और दूसरा KW जो है K डिसोसिएशन इनटू H2O का प्रोडक्ट है, लेकिन वो कैलकुलेट आप H पॉजिटिव रिएक्शन से निकालना हो तो OH नेगेटिव से भी निकालते हो। और प्रैक्टिकल ये बोलते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू पे जाना पड़ेगा बेटा, 25 डिग्री सेल्सियस पर जो 1 लीटर वाटर होता है वो सिर्फ 10⁻⁻7 मोल ऑफ वाटर ही आयोनाइज कर पाता है। तो देख सकते हो कितना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट 55.5 ही रहते हैं। तो जब भी आपको KW निकालना हो और K डिसोसिएशन पता हो बेटा, तो आप आयन कंसंट्रेशन आप 55.5 यूज कर सकते हो। तो यहां से और KW पता हो तो डिसोसिएशन भी निकाल सकते हो। तो पॉइंट ये है कि आपका आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW, जिसको हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, ये फिक्स कांस्टेंट KW एक्चुअल में डिसोसिएशन कांस्टेंट और मोलर कांस्टेंट का प्रोडक्ट है, लेकिन H और OH की कंसंट्रेशन से इसको निकालते हैं। तो अगर हम निकालते हैं तो इस चीज में एक बात बड़ी क्लियर आती है कि जब आप इसको कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन करने पर क्या होता है कि जैसे मैं यहां आपको समझाता हूं कि जैसे आपने H2O लिया और इधर बहुत ही कम इक्विलिब्रियम जा रहा है, ज्यादातर इधर रह रहा है, लेकिन जितना भी जा रहा है वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बना रहा है ना। और आपने प्रैक्टिकली पता किया कि भाई इसकी जो भी कंसंट्रेशन है C1 - अल्फा और इसकी C अल्फा और C अल्फा है, तो वो कंसंट्रेशन जो निकली वो 10⁻⁻7 मोलर निकली 25 डिग्री सेल्सियस पर, रूम टेम्परेचर पर, मतलब 10⁻⁻7 मोलर निकली। तो मैं अगर यहां पर KW निकालूं तो KW 25 पर, अगेन आई एम फोकसिंग ऑन द टेम्परेचर, KW = H पॉजिटिव आयन इंटू OH नेगेटिव आयन हुआ, इसलिए KW की वैल्यू 1 × 10⁻⁻7 इंटू 1 × 10⁻⁻7 मतलब 10⁻⁻14 मोलरिटी का स्क्वायर आप लेते हो। KW 25 डिग्री सेल्सियस पर आप इतना लेते हो। और दूसरी बात ये कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस पर, प्लीज इस पर फोकस करना बेटा, यही क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे। 25 डिग्री सेल्सियस पर H पॉजिटिव आयन हो चाहे वो OH नेगेटिव आयन हो, वो दोनों बराबर हैं, इसलिए ये न्यूट्रल है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इसलिए ये वाटर न्यूट्रल है, पहला पॉइंट ये।
बट दूसरा पॉइंट, जो H पॉजिटिव आयन है बेटा उसकी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7 मोलर। पीएच का फार्मूला लगाऊंगा तो पीएच इज इक्वल टू होता है नेगेटिव लोगेरिथम 10⁻⁻7। तो इसको सोल्व करूंगा तो माइनस माइनस 7 आगे आ जाएगा, log 10 1 आ जाएगा, पीएच 1 I। ऐसे ही पीएच सिमिलरली पीओएच भी 7 आएगा। तो पीएच और पीएच बराबर हैं इसलिए न्यूट्रल है, और इसलिए न्यूट्रल पीएच जो मानते हैं हम 25 डिग्री सेल्सियस पर, एट 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पीएच, अच्छे से करना है ये पॉइंट बेटा, 7 है, मतलब बाय डिफॉल्ट ये 25 पर है। इसलिए अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ऊपर आएगा 25 पर, पीएच 7 से ऊपर आएगा तो वो बेसिक है, और 7 से नीचे आएगा तो एसिडिक है। तो H प्लस आयन ज्यादा हो जाए तो एसिडिक, और अगर OH आयन ज्यादा हो जाए तो जो है एल्किलाइन। बट ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया, पिछले चैप्टर में करके आए हो आप, टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अफेक्ट होती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वाटर का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा, वाटर का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे बेटा। अगर ये बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब न्यूट्रल पीएच कम हो जाएगी, न्यूट्रल पीएच बेटा कम हो जाएगी। ध्यान रखना, ये बात बड़े अच्छे से समझ लेना। अबो 25 डिग्री सेल्सियस, अबो 25 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल पीएच लेस देन 7 होगी, लेस देन 7 होगी। जैसे एग्जांपल, मैंने मान लो किया कि 90 डिग्री सेल्सियस लिया टेम्परेचर। अब 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके H2O को डिसोसिएट किया, इस बार 25 नहीं है 90 है बेटा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव बना। अब मैंने नोट किया तो ये तो 10⁻⁻6 मोलर हो गया, कंसंट्रेशन बढ़ गई। 10⁻⁻7 से ज्यादा है बेटा 10⁻⁻6, माइनस में -6, ये तो आयोनाइजेशन ज्यादा हो गया। अब ज्यादा हो गया तो अब इस न्यूट्रल, अब मैं पीएच निकालूंगा तो इसकी 6 आएगी, और यहां पीएच निकालूंगा तो पीओएच निकालूंगा तो वो भी 6 आएगा। तो अब तो मेरे पास न्यूट्रल पीएच देखो कितना आ गया, 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच 6 हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच 6 हो गया। तो अब मैं बोलूंगा एट 90 डिग्री सेल्सियस जिसकी पीएच 6 से ऊपर होगी वो बेसिक होगा, जिसकी पीएच अब 6 होगी वो न्यूट्रल होगा, और जिसकी पीएच 6 से कम होगी वो एसिडिक होगा, वो आपका एसिडिक हो गया। सपोज मैंने ले लिया बेटा सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन लिया जिसका पीएच 7 है एट 90 डिग्री सेल्सियस। बताओ नेचर क्या होगा, इसका नेचर बताओ। 90 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7 है, तो 90 डिग्री सेल्सियस पर नेचर क्या होगा बेटा? मतलब आज तक रटते थे ना 7 से ऊपर एसिडिक, 7 से नीचे बेसिक, वो 25 डिग्री सेल्सियस पर था। 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर टेम्परेचर होने लग गया तो आपकी न्यूट्रल पीएच डाउन होने लग जाएगी 7 से। बेसिक, वेरी गुड अंशिका, निखिल, फरहीन, बिकॉज 90 डिग्री सेल्सियस पर न्यूट्रल पीएच 7 से नीचे है, तो इसका मतलब पीएच 7 वाला अब बेसिक हो जाएगा। ये देखो पीएच जिसकी सपोज 6 से ऊपर थी वो बेसिक हो जाएगा। तो ये बेसिक तो टेम्परेचर का रोल होता है बेटा न्यूट्रल पीएच देखने में। इसी टाइप से अगर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस चलोगे आप, बिलो 25 डिग्री सेल्सियस चलोगे तो न्यूट्रल पीएच 7 से बड़ा हो जाएगा, न्यूट्रल पीएच 7 से बड़ा हो जाएगा, डिसोसिएशन कम आ जाएगा। अब आपको मैं यही क्वेश्चन ऐसे बोल दूं कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसका पीएच 7 है लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो नेचर क्या होगा? नेचर क्या देंगे? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7 है, तो इसका मतलब नेचर क्या होगा उसका? एसिडिक। एसिडिक, बिल्कुल सही, एसिडिक। तो ध्यान रखना ये बात, जो अब तक आज तक हम करते आ रहे थे वो रूम टेम्परेचर पर करते हैं हम। रूम टेम्परेचर पर जो आपका है वो न्यूट्रल पीएच 7 है, और रूम टेम्परेचर से ऊपर चले गए ना और गर्म कर दिया तो न्यूट्रल पीएच नीचे होने लगेगा, 7 से नीचे जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो डिसोसिएशन कम होगा तो न्यूट्रल पीएच ऊपर जाने लगेगा, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। क्लियर? वाटर का बिहेव क्लियर है बेटा?
अगर हमारे पास वाटर का बिहेव क्लियर है तो हम किसी की भी पीएच निकाल सकते हैं, और पीएच का जस्ट एक फार्मूला है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो देखो पीएच एक मैथमेटिकल फार्मूला है, लोरेंसन ने दिया था ये पीएच स्केल। जब भी आप पीएच निकालोगे तो पी का मतलब जो होता है नेगेटिव लॉग होता है, बस ये ध्यान रखना। जैसे पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव आयन, पीओएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ओएच नेगेटिव आयन, एच और OH इज इक्वल टू KW है। तो आपका ये भी बोल सकते हो पीएच और POH इज इक्वल टू PKW, जिसकी वैल्यू 14, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये 25 डिग्री सेल्सियस पर लेके चलना, नहीं दिया हो तो 25 ही कंसिडर करना है। पीएच और POH PKW या KA इंटू KB इज इक्वल टू KW। तो ये पीएच का जस्ट फार्मूला है। अभी जो जिस लेवल पर काम कर रहे हो आपके लिए कोई बड़ा मैटर नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि मान लो पीएच निकालना है आपको, तो आप कह रहे हो नेगेटिव लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन, ठीक है। बट अगर आपको H पॉजिटिव आयन निकालना हो, H पॉजिटिव आयन बेटा, अगर आपको H पॉजिटिव आयन निकालना है देन क्या लिखोगे, H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस पीएच, 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। ऐसे ही पीओएच या किसी चीज के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग एच पॉजिटिव आयन, तो एच पॉजिटिव आयन का मतलब है 10 रेज टू पावर माइनस पीएच। फार्मूला क्लियर है? फार्मूला क्लियर है तो बेटा आगे चलूंगा मैं। क्या आपका फार्मूला यहां क्लियर है सभी बच्चों को? पी का मतलब पोटेंज है, पोटेंज का मतलब है नेगेटिव लॉग। देखो सपोज मैं आपको ये बोल देता हूं, मेरे पास pH इज इक्वल टू है 1, तो H प्लस आयन कितना होगा? तो मैं निकालूंगा H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस pH। तो मैं लिखूंगा H प्लस आयन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोलर कंसंट्रेशन आ जाए H प्लस आयन। इफ pH इज इक्वल टू 1, H प्लस आयन 10 रेज टू पावर माइनस 1 मोल। अब मैं बोल देता हूं इफ वॉल्यूम इज डबल्ड, वॉल्यूम इज डबल इन अबो केस, वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया, वॉल्यूम डबल कर दिया, या वॉल्यूम मैंने 10 टाइम कर दिया, वॉल्यूम इज 10 टाइम, वॉल्यूम इज 10 टाइम डिक्रीजेस। अब देखो मोलरिटी कैसे निकालते हो आप? मोलरिटी M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सपोज पहले मोलरिटी थी 10 रेज टू पावर माइनस 1 और वॉल्यूम था, हो सकता है प्रैक्टिकली वो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हो सकता है माइनस में भी जा सकता है, निखिल माइनस में भी जा सकता है, हो सकता है। अगर पूछे हो सकता है तो यस कहोगे आप। एनसीईआरटी की आप लिस्ट देखना, वहां पर दिए हुए हैं 14 से ऊपर और 1 से भी नीचे वाले। तो मोलरिटी 10, ये तो सोरेनसन का स्केल कर रहे हैं ना, हम सोरेनसन के स्केल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे हम। देखो यहाँ मोलरिटी आ गया 10 रेज टू पावर माइनस 1 और वॉल्यूम कितना है, सपोज V लिया आपने। अब आपको मोलरिटी नए वाला निकालना है M2, वॉल्यूम कर दिया 10V। अगर वॉल्यूम कर दिया 10V तो V से V कैंसिल, तो मोलरिटी देखो कितनी होगी 10, ये नीचे आगे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोलरिटी। अब अगेन पीएच निकालूंगा मैं, पीएच इज इक्वल टू क्या होगा, नेगेटिव लोगरिथम ऑफ 10 रेज टू पावर माइनस 2, तो पीएच इज इक्वल टू कितनी आ गई 2। तो बात समझे? अगर पीएच डबल करना है, पीएच 1 यूनिट आपने इंक्रीज करना है, पीएच 1 से, देखो पहले पीएच 1 था, इस क्वेश्चन से समझना है मैथमेटिक्स यही है इस चैप्टर में, पीएच इज इक्वल टू 1 था, अब आपने कितना कर दिया, पीएच 1 से आपने कर दिया सपोज पीएच 2, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज कर दिया। तो 1 इंक्रीज कर दिया तो डाइल्यूशन का फर्क देखो कितना हुआ, डाइल्यूशन, पहले डाइल्यूशन देखो आपने ले रखा था V लीटर वॉल्यूम V, और बाद में कितना कर दिया आपने, V को 10 टाइम इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, 10 हमने इंक्रीज किया ना, 10 टाइम इंक्रीज किया। अगर मैंने 10 टाइम इंक्रीज किया तो V की जगह क्या लिखा 10V, ये 10 यहां चला गया, 10 की पावर 1 10 की पावर 2 हो गया, तो pH2 डाइल्यूशन V। तो वॉल्यूम जो कर दिया मैंने 10V कर दिया, वॉल्यूम
10 भी किया तभी pH 2 हुआ। तो आप वाइस एंड वर्सा दोनों याद रखेंगे। अगर pH 1 यूनिट बढ़ाते हो तो इसका मतलब डाइल्यूशन 10 टाइम बढ़ाते हो, डाइल्यूशन 10 टाइम बढ़ाते हो। देखो डाइल्यूशन, अब ऐसी प्रॉब्लम आएंगी आपको, डाइल्यूशन अगर 10 टाइम इंक्रीज कर दिया, 10 टाइम इंक्रीज कर दिया तो pH 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगी, 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। सपोज मैं कहता हूं आपको pH था 1, दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं कह दूं pH था 1 और pH 1 है और मैंने डाइल्यूशन कर दिया 1000 टाइम्स, तो बताओ pH कितना हो जाएगा। पहले pH 1 था, अब मैंने 1000 टाइम डाइल्यूशन कर दिया, तो पर 10 टाइम्स 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है बेटा। तो pH पहले 1 था, अब मैंने कर दिया 1000 टाइम, तो कितना यूनिट इंक्रीज हो जाएगा बेटा, 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। तो 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, तो 1 यूनिट इंक्रीज होता है 10 टाइम्स पे, तो 1000 टाइम्स का मतलब देखो 1000 टाइम मतलब और करके लिखोगे 10⁻³ टाइम्स, तो इसका 3 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा। कोई मैथमेटिक्स नहीं, बस सीधा सोचो, 3 टाइम यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब पहले 1 था, 3 और इंक्रीज कर देना 4 आ जाएगा। बिल्कुल सही, निखिल ने, शिवानी ने, जोबिया ने बिल्कुल सही दिया। तो डाइल्यूशन का ध्यान रखना कि डाइल्यूशन जितने टाइम इंक्रीज करते हो तो उसकी जितनी पावर होती है उतने यूनिट pH इंक्रीज होता है, बिकॉज लॉगरिथम है, नेगेटिव लॉग है। तो कैलकुलेशन से बेटा बच जाओगे आप, कैलकुलेशन से जो है बच जाओगे आप। तो pH में कुछ चीजों के निकलवाऊंगा, लेकिन उस निकलवाने से पहले यहां पर कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं अपने, क्योंकि अभी ये पॉइंट जैसे आएगा यहां पर, जैसे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने देखो। सपोज मैंने आपको बोला कि द pH, एक सॉल्यूशन दिया मैंने, pH ऑफ सॉल्यूशन whose OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर, pH ऑफ सॉल्यूशन whose OH नेगेटिव आयन 10⁻⁻7 मोलर, ये आ रहा है। देखो हमें जब pH निकालना है तो दो तरीके हैं। pH आप क्या करना चाहते हो, कैलकुलेट, क्लियर, लेकिन आपको दे रखा है OH नेगेटिव आयन, तो पहले OH नेगेटिव आयन से POH निकालो, 10⁻⁻7 मोलर है, तो OH में POH निकालो। POH का फार्मूला होगा नेगेटिव लोगेरिथम ऑफ 10⁻⁻7, तो POH निकल आएगा आपका 7, POH 7 आ गया। अब आप pH निकालोगे तो pH प्लस POH इज इक्वल टू होता है 14, कुछ नहीं दे रखा है, बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलना है बेटा, बाय डिफॉल्ट ये लेके चलना है। तो पहले POH निकालोगे फिर pH निकलेगी, pH 14 - 7 मतलब 7। तो अगर आपको OH दिया हुआ है तो डायरेक्ट pH नहीं निकल सकती बेटा, पहले POH निकलेगा, फिर POH निकाल करके फिर आपने pH कैलकुलेट निकालना। इज इट क्लियर? सभी का आंसर सामने है मेरे पास, 777 आ रहा है। तो लेट ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ए सर्टेन सैंपल ऑफ बियर, न्यू ईयर आ रहा है, बियर आ गई। ए सर्टेन सैंपल ऑफ बियर हैज ए pH ऑफ 10, a certain sample of beer has a pH of 10. The concentration of hydrogen ion in this beer is, एसिड होता है ना, एसिडिक होती है, तो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द बियर, कैलकुलेट करो बेटा कितना आएगा। तो बिल्कुल सिंपल, जस्ट फार्मूले सिखा रहा हूं अभी, क्योंकि कैलकुलेशन सिखानी है आपको बड़ी बड़ी आगे, तो बड़ी बड़ी चीजों को करने के लिए पहले छोटी छोटी चीजें तैयार करनी होती हैं। आपको बहुत बड़ा महल बनाना है तो उसके लिए पहले छोटी छोटी ईंटें इकट्ठी करनी पड़ेंगी बेटा आप। तो बियर का pH 10 आ गया, तो वेरी सिंपल, H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैंने क्या फार्मूला बता रखा है आपको, H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻pH। तो H प्लस आयन 10⁻⁻10, तो -10 आ गया मोलरिटी में, मोलर मोलर देना चाहिए था यहां भी, 10⁻⁻। इज इट क्लियर? सिंपली देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if a neutral solution has pKw is equal to 13.36 at 50 degree Celsius, pH of this solution is, if a neutral solution has pKw 13.36 at 50 degree Celsius, then pH of solution, थोड़ा सा ट्रिकी,
थोड़ा सा ट्रिकी। देखो, एक तो मैं आपको यहां तरीका बताता हूं कि अगर ये PKW 14 होता तो KW कितना आता बेटा, 10⁻⁻14। तो H और OH आयन की कंसंट्रेशन आती 10⁻⁻14, तो H प्लस आयन आ जाता, या OH आयन बराबर होते हैं दोनों, 10⁻⁻7, pH होता 7। मतलब PKW 14 होता तो pH होता 7। सभी स्टूडेंट देख लेना बेटा, कई बच्चों को ऐसे क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो ऐसे कर लेना, एंटीलॉग वेंटीलॉग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर आपको। अगर आपका PKW 13 होता, 14 की बजाय 13 होता, तो 13 होता तो बेटा कितना कर सकते थे आप, 10⁻⁻13। 10⁻⁻13 होता तो इसका हाफ कर लेते आप, 10⁻⁻13। तो कैसे सोल्व करते आप इसको, 10⁻⁻13, तो आपको हाफ हाफ करना पड़ता बेटा इसका। तो इसका मतलब वैल्यू कहां जाती, 7 से तो ऊपर जाती ना, 7 से ऊपर वाली वैल्यू जाती, तभी तो ज्यादा वैल्यू बनाते हैं आप 10⁻⁻13। तो 7 से आपकी ऊपर जानी है। वैसे भी देखो, मैंने क्या बोला था, टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते जाओगे तो न्यूट्रल pH 7 से नीचे होती जाएगी। मतलब यहां कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी बेटा आपको, अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट पकड़ा होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर 25 से ऊपर लेते जाओगे, न्यूट्रल pH 7 से नीचे की तरफ चलती जाएगी। तो भैया ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, जो ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे वाली पॉसिबिलिटी इसी की तो है, 6.68 की तो है। तो आपको वहां पर कई बार ऐसे लगेगा कि सर हम लोग एंटीलॉग कुछ ले लेंगे, ले लेना, लोग एंटीलॉग लेना आता हो तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरत भी नहीं होती। क्वेश्चन ऐसा आएगा जो आपका लॉजिकली होगा और आपसे हो जाएगा। तो इसका आंसर 7 से नीचे वाला देना था हमें, 6.68 आंसर लगा सकते थे बेटा। क्लियर? क्योंकि आपके लेवल पर क्वेश्चन देगा तो उसी तरीके से देगा, क्योंकि एंटीलॉग की टेबल तो दी नहीं आपको उसने, तो इसी तरीके से देगा वो। pH value of m/1000 solution of KOH in water, pH value of m/1000 value of KOH in water। वैसे तो मैं प्रैक्टिस अभी इसकी कराऊंगा मैं कि भाई KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, KOH हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां पर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन सीधा दे रखा है, देखो आपको 1/1000, क्योंकि जितने KOH होंगे उतने ही OH होंगे, तो 10⁻⁻3। तो पहले POH निकालोगे बेटा, नेगेटिव लॉग 10⁻⁻3, तो POH इतना, तो POH आ गया 3, तो pH 14 में से 3 माइनस कर देना, 11। बेस है वैसे भी, 3 और 6 तो पॉसिबल ही नहीं थे। तो यहां पर आप जो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है, छोटे बड़े प्रॉब्लम बना सकते हो। बट अब आता है हमारे पास पीएच कैटेगरी वाइज। पीएच कैटेगरी वाइज में सबसे पहली कैटेगरी में ले रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड की या स्ट्रॉन्ग बेस की। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में आप कंसंट्रेशन बेटा डायरेक्ट ले सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में जब भी आपको दे रखा हो फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो H प्लस आयन निकालना है आपको। H प्लस आयन की मोलरिटी, जो भी मोलरिटी ऑफ एसिड दे रखा हो, इनटू नंबर ऑफ H पर स्पीसीज मल्टीप्लाई कर दिया करो, पर स्पीसीज मल्टीप्लाई कर दिया करो, और H पॉजिटिव आ जाएगा तो पीएच का फार्मूला लगा देना। ऐसे ही फॉर स्ट्रॉन्ग बेस करोगे आप, फॉर स्ट्रॉन्ग बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लगाना है तो बेस में पहले OH नेगेटिव निकालना है, उसमें भी वही जो भी मोलरिटी बेस की दे रखी है वो यूज करोगे, इनटू नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन पर स्पीसीज मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं,
मैं एग्जांपल दे रहा हूं 0.1 मोलर H2SO4, इसका पीएच निकालना है बेटा। 0.1 मोलर H2SO4, पहले ये देख लो H2SO4 है क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। देखो बिल्कुल इजी तरीका, 0.1 मोलर H, तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 0.1 जो एसिड है इनटू जितने H पॉजिटिव आयन पर फार्मूला है स्ट्रॉन्ग के केस के अंदर, तो 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2, तो 0.1 इंटू 2 कितना आ गया बेटा आपका, 2 इंटू 10⁻⁻1। पीएच ले लो, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻1, जितनी पावर है माइनस और माइनस ये आगे आ गया, माइनस log 2 आ गया, log 2 की वैल्यू रख दोगे अप्रोक्सीमेट 0.3, आंसर आ जाएगा बेटा 0.7। बिल्कुल सही दीपांशु, 0.7। ऐसे ही अगर मैं यहां पर 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सारा कुछ ऐसे ही तो आता, OH नेगेटिव आयन बेटा यही बनता, OH नेगेटिव आयन आता 0.1 इंटू 2 वाला, तो POH भी यही बनती, माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁻1, तो 1 माइनस 0.2, तो POH आता अब की बार आपका 0.7, तो POH आता तो पीएच निकालते बेटा आप, तो 14 माइनस 0.7, तो 13.3। लेकिन ऐसे केसेस में एट द एंड ऑफ टुडे क्लास, ऐसी केसेस में अगर आपको कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो प्रैक्टिकल रिजल्ट में लाने के लिए आप 7 के थोड़ा सा नीचे, 0.1 नीचे या 0.1 ऊपर चले जाया करो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के केसेस में। कैसे, जैसे सपोज मैं आपको एग्जांपल देता, एज एग्जांपल मैं आपको कहता 10⁸8 मोलर HCl है, पीएच कैलकुलेट करना है बेटा, 10⁻⁻8 मोलर HCl का पीएच कैलकुलेट करना है। सीधा सीधा पीएच कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा सीधा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻8, मतलब पीएच 8, पीएच 8 आ गया। भाई 8 कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो एसिड है, तो एसिड है तो रेंज तो एसिडिक आएगी ना। जैसे एक लड़का है, एक लड़के को लड़की के कपड़े पहनाने से वो लड़की थोड़ी बन जाएगी कोई, या लड़की को लड़के के कपड़े पहना देंगे तो वो लड़का थोड़ी बन जाएगा, लड़का लड़का ही रहेगा, लड़की लड़की ही रहेगी। तो एसिड ही रहेगा बेटा, एसिड रहेगा तो उसकी पीएच 7 से ऊपर जा ही नहीं सकती, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ऐसा आंसर जो आपको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन से नॉट पॉसिबल आ रहा है, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करो, 7 से थोड़ा सा नीचे आंसर रिपोर्ट कर लो ऐसे केसेस में, पीएच 7 से थोड़ा सा नीचे, मतलब 0.1 अप्रोक्सीमेट नीचे कर लो, तो इसका आंसर जहां रखा हो वो 7 से थोड़ा नीचे वाला है, उसको टिक कर दे। अगर बेस होता तो 7 से थोड़ा सा ऊपर वाला टिक कर देना है, जैसे मैं यही केस इसमें लिख देता 10⁻⁻8 बेस वाला, तो बेस में अगर आप निकालते बेटा, अब इसका रीजन क्या है, देखो एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। एक्चुअली एक्सप्लेनेशन ये होता है कि इसमें 10⁻8 मोलर ये तो आते हैं एसिड से, और वाटर से भी आपको पता है ना कितने आते हैं, 10⁻⁻7 वाटर में भी है, तो वाटर वाले कैन नॉट नेग्लेक्टेड, इस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप, इसलिए आपको जो आंसर मिल रहा है वो सही नहीं आ रहा। 10⁻⁻8 से ज्यादा तो 10⁻⁻7 है, इसका मतलब ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो जब कैलकुलेशन बनाओगे तो अब आएगी ना H पॉजिटिव आयन की कैलकुलेशन, तो 10⁻7 कॉमन होगा, 0.1 इंटू 1, अब करो सोल्व, तब आ जाएगा आंसर आपका H पॉजिटिव आयन 1.1 इंटू 10⁻⁻7। तो तब आप क्या करोगे, पीएच जो निकलेगी वो 7 माइनस लॉग 1.1 होगा, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.1 होती है, तो पीएच आपका इसलिए 7 से 0.1 कम आता है। बट आप सीधा याद रखो, ये बेटर वे है आपका, आपके लेवल पर बेटर वे, वो तो रीजन पूछे तब देना है आपने यहां से चले जाना। अगर आपके एसिड में आ रहे हो तो 7 से थोड़ा सा नीचे वाला आंसर टिक करो, बेस में आ रहे हो तो थोड़ा सा ऊपर वाला आंसर टिक करो। जैसे ये देखो आपका एग्जांपल, मैं अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देता बेटा 10⁻⁻8 मोलर NaOH, NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है, मैं पूछ लेता इसकी पीएच क्या आएगी। अगर बेटा इसका कैलकुलेशन पर चले जाते आप तो 10⁻⁻8 का मतलब OH है, तो पहले तो OH आयन निकालोगे 10⁻⁻8 मोलर, तो इससे तो POH आएगा बेटा,
पीओएच निकालोगे तो 8 आ जाएगा, पीओएच 8 आ गया तो पीएच निकालोगे तो 14 माइनस 8 6 आ गया। नॉट पॉसिबल। हाउ कैन पॉसिबल फॉर बेस? हाउ कैन पॉसिबल फॉर बेस? तो रिपोर्टिंग आंसर क्या होगा आपका? आंसर रिपोर्ट करोगे तो क्या करोगे बेटा? अब आप जो 7 है उसमें 0.1 बढ़ा दो अप्रोक्सीमेट, तो 7.1 टिक कर देना, 7 से थोड़ा सा ऊपर वाला टिक कर देना। और एक्यूरेसी के लिए चाहिए कैलकुलेशन, तो आप 10⁻⁻8 OH नेगेटिव आयन में और 10⁻⁻7 ये बेस से और ये वाटर वाले ऐड करके निकाल लेना। तो अपने आप निकालोगे PaOH आ जाएगा 6.9 और पीएच निकालोगे 14 में माइनस करोगे तो वही आंसर आ जाएगा 7.1 अप्रोक्सीमेट। क्लियर? तो ऐसा हम किस में कर सकते हैं बेटा? ऐसा इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बहुत सारे केसेस बनेंगे। मान लो दो को मिक्स कर दें या एसिड और बेस को मिक्स कर दें, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को, तो दैट आंसर ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस will be in next class. So see you till the next class for जो है next part of this chapter, and even we will discuss in next year. Next year mean 2021. So guys, happy new year. All of you. 2021. Till then, bye bye.